2001 में इसी उत्तर नागपुर से उपेंद्र शिंदे जी चुनाव जीते। कैसे? फाइट थी, 2 पार्टी फाइट, 1 to 1 फाइट। और उस जमाने में भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खड़ा था, 5000 वोट शायद मिले थे अगर मुझे याद है, तो और भी कई उम्मीदवार खड़े हो गए। तो भाई यह हो गया इतिहास की बात कि हमारे लोग किस पैटर्न पे वोट करते हैं। तो भाई लोगों को एक नई क्लैरिटी चाहिए, उनको एक जोश चाहिए, और जो हिस्टोरिकल पैटर्न है, लोग आपके साथ खड़ा होने के लिए रेडी है। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस पढ़ते हैं और उसमें से अगर हम कोई पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको 3 पैटर्न मिलेंगे। सबसे पहले कुछ हिस्ट्री डिस्कस की जाती है, करंट इशू पे डिटेल में लिखा जाता है, और उसके बाद फ्यूचर में क्या होना चाहिए इस पर भी बात की जाती है। तो आज का जो विषय है अंबेडकरवादी राजनीति की दशा और दिशा, मैं इसी 3 पैटर्न को लेकर अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे लोग वोट किस पैटर्न पे करते हैं। दूसरा मुद्दा मैं रखना चाहूँगा कि भैया करंट इलेक्शन में हमारे लोगों ने वोट एक पर्टिकुलर गठबंधन को क्यों दिया। और तीसरा, हमारी फ्यूचर की अंबेडकरवादी राजनीति कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे लोग वोट किस पैटर्न पे करते हैं। तो हमारे लोगों के लिए जो सबसे पहली पार्टी बनी, अब कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसके लिए एक थ्योरी बनती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1936 में अपनी पार्टी का नाम रखा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। अब लॉजिकली सोचा जाए कि भाई नाम लेबर क्यों आया, वहां पे मजदूर क्यों आया, स्वतंत्र मजदूर पक्ष। तो भैया बॉम्बे में बहुत सारी मिलें थी, नागपुर में मिल थी, और उसमें हमारे लोग काम करते थे। जब पार्टी का नाम में ही लेबर और मजदूर है तो जो मजदूर बाबा साहब से जुड़ा है वो पार्टी के लिए दुगने जोश से काम करेगा, डबल जोश। तो 1936 में पार्टी बनी, और 1937 में जब इलेक्शन हुए तो बॉम्बे प्रोविंस में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को बहुत अच्छे वोट मिले। ठीक है। अब उसके बाद जब मजदूर इकट्ठा हो गए, खेतीहर मजदूरों के लिए आंदोलन हो गया। अब नेक्स्ट लेवल क्या, तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सेकंड थ्योरी बनाई, और वह सेकंड थ्योरी नागपुर में प्रस्तुत की, जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नई पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और इंडिया के शेड्यूल कास्ट लोगों को इकट्ठा करना। तो अगर हम देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो 1955 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक मीटिंग हुआ था। उसमें रिजोल्यूशन नंबर 2 आपको वॉल्यूम नंबर 17 में मिल जाएगा। A political party does not exist merely for the sake of winning election. A political party exists for the sake of educating, agitating and organizing the people. इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य लोगों को एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज करना होना चाहिए। और आगे में वहां लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसमें बड़े पैमाने पर कामयाब रही, वो रिजोल्यूशन है। ठीक है। उसके बाद
आजादी का वक्त आया, अब पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो रहे हैं, अब संविधान बना हुआ है, 1942 में तो संविधान बना नहीं था। अब नए पॉलिटिकल सिचुएशन में एक नई थ्योरी की जरूरत है। थेरोटिकली अगर स्ट्रांग हो गए तो जमीनी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई के जो विचार, आरपीआई कैसा काम करेगी और उसकी संरचना कैसी होगी, उसके लिए लिखकर रखा, कुछ बातें लिखकर रखी, और वह बातें 1957 में प्रबुद्ध भारत के एडिशन में पब्लिश हुई, और उसी के बाद आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी बनी। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही बाबा साहब के नए थॉट लोगों को पता चले, लोगों में जोश आ गया, दुगना जोश, अब हमें कुछ करना है। और आरपीआई को राजनीतिक तौर पे कुछ तो कामयाबी मिली, एमपीज भी जीत कर आए और एमएलएस भी जीत कर आए, ठीक है, नया थ्योरी आया और कामयाबी हासिल हुआ। उसके बाद आरपीआई के टुकड़े हो गए, जो इतिहास सभी को पता है। अब लोग नई आशा ढूंढ रहे हैं, और उसी नई आशा में महाराष्ट्र में एक नए थ्योरी का जन्म होता है, जिसे कांशीराम जी लेकर आए, जिसे मैं कहूंगा बहुजन समाज की थ्योरी। कांशीराम जी के विचारों से तो आप अवगत है। जस्ट जैसे ही नई थ्योरी आई, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनमें एक नया जोश, पहले मिल वर्कर थे, इस बार पॉलिटिकल थ्योरी में ऑफिस में काम करने वाला आदमी है। और नए पॉलिटिकल थ्योरी के आते ही यूपी में 3 बार कांशीराम जी के रहते ही सरकार बन गई, ठीक है। अब 2014 का इलेक्शन अगर देखोगे आप महाराष्ट्र का, तो विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ी, इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। उनके एक नेता बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए, और उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, और इस वैक्यूम में अब जरूरत है नई थ्योरी की। तो वह नई थ्योरी जन्म में आई, जिसे प्रकाश अंबेडकर जी ने बनाया, वंचित बहुजन थ्योरी कहूंगा मैं, वंचित बहुजन अघाड़ी। जैसे ही यह वंचित नया शब्द आया, लोगों का नया इमेजिनेशन और एक न्यू लैंग्वेज में बात करना चालू हो गया। आप देखोगे कि हमारे लोग वंचित बहुजन अघाड़ी को बड़े पैमाने पर वोट दिया। अगर थ्योरेटिकली स्ट्रांग है तो लोगों का सपोर्ट मिलता है। अब आप देखोगे कि भाई इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला क्या है हिस्टोरिकली, क्योंकि हमारे लोग आमदार भी बने हैं, खासदार का तो मुझे पता नहीं, शायद यूपी में बने हैं, ठीक है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 के इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो जारी किया था, बड़ा फेमस मैनिफेस्टो है, और उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस की भी बात थी। लेकिन उसी मैनिफेस्टो में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है, मैं बस वो लाइन पढ़ना चाहूंगा। द फेडरेशन विल स्ट्राइव टू ब्रिंग अबाउट a two-party system in this country। बाबा साहब की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, हम कोशिश करेंगे 2 पार्टी सिस्टम बनाने का। इस बात पे अगर लॉजिकली सोचा जाए, भैया पार्टियां तो ज्यादा चुनाव लड़ती है, 2 पार्टी ही क्यों? भैया आप मजबूती से चुनाव लड़ोगे तो तीसरे नंबर वाली पार्टी जो है, या तीसरे नंबर वाला कैंडिडेट है, उसे कम से कम वोट करो, और हमारे को ज्यादा वोट दो ताकि हमारा आदमी जीत कर आए। 1991 में इसी उत्तर नागपुर से उपेंद्र शिंदे जी चुनाव जीते। कैसे? फाइट थी, 2 पार्टी फाइट, 1 to 1 फाइट। और उस जमाने में भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खड़ा था,
5,000 वोट शायद मिले थे, अगर मुझे याद है तो, और भी कई उम्मीदवार खड़े हो गए। तो भाई यह हो गया इतिहास की बात कि हमारे लोग किस पैटर्न पे वोट करते हैं। तो भाई लोगों को एक नई क्लैरिटी चाहिए, उनको एक जोश चाहिए, और जो हिस्टोरिकल पैटर्न है, लोग आपके साथ खड़ा होने के लिए रेडी है। मेरा समाज सोच समझकर वोट देता है, यह प्रूफ होता है। अब आते हैं इस इलेक्शन के बारे में। तो भाई जैसा मैंने बताया कि 1951 में जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, वहां महंगाई का मुद्दा था। महंगाई का मुद्दा आज भी है, हमारा रिजर्वेशन के मुद्दे हैं, और काफी ढेर सारे मुद्दे हैं। कभी स्कॉलरशिप का मुद्दा खड़ा हो जाता है, 10 तरीके के मुद्दे। आदमी परेशान 10 साल से। ऐसा नहीं है, 2014 में बीएसपी को भी साथ खड़े थे महाराष्ट्र के लोग, 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ भी खड़े थे लोग। अब अगर मुझे सवाल पूछा जाए कि भैया आप पार्टी के साथ खड़े रहोगे या समाज के साथ खड़े रहोगे, देखो क्वेश्चन, पार्टी के साथ खड़े रहोगे या समाज के साथ खड़े रहोगे? अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा मैं मेरे समाज के साथ खड़ा रहूंगा। तो इस इलेक्शन में जो संविधान का मुद्दा खड़ा किया है, यह तो हमारा आंदोलन है, 2002 या 2001 से चालू है, 20 साल पुराना आंदोलन है। और वह प्रश्न हमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है, मेरे लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है। मेरा लोग पहले से ही परेशान है, 10 साल से लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चे की फीस ज्यादा देना पड़ रहा है, और अब भैया मुझे संविधान या पार्टी, सीधा सीधा क्वेश्चन उसके आगे खड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली लोग चुनेंगे, भाई मैं संविधान के साथ खड़ा हूं, उसके बचाने के लिए जिस भी पार्टी को मुझे लगता है मैं उसे वोट दूंगा, और उन्होंने वैसा ही किया। ठीक है, तो यह मेरा दूसरा पॉइंट था जो मैं रखना चाहता था। अब तीसरी बात, फ्यूचर ऑफ अंबेडकराइट पॉलिटिक्स। अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमारे लोग डिप्रेशन में हैं। जब मैं हिस्टोरिकली देखता हूं तो हमारे लोग एक पैटर्न पे वोट करते हैं, जहां क्लैरिटी मिलती है वहां वोट करते हैं। आज इंडिया गठबंधन को वोट किया, कल अंबेडकराइट पार्टी को भी वोट कर सकता है। वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो भैया अब हमारे पार्टियों ने किस तरीके की राजनीति करना चाहिए? तो राजनीति पार्टी करने वालों को तो मैं भैया राजनीति सिखा नहीं सकता, लेकिन 1951 के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो से क्या हम कुछ सीख सकते हैं, या हमारी पार्टियां वहां से कुछ प्रेरणा ले सकती है? तो अगर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 1951 का मैनिफेस्टो देखेंगे, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस हो गया, और कुछ चीजें डिटेल में बताई गई है। ठीक है, तो भैया लोगों के हमारे जो मुद्दे हैं, उसे हर एक आदमी की अलग अलग नीड है। मिडिल क्लास की अलग नीड है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की अलग नीड है। उन सब नीड्स को, मुद्दों को लेकर एड्रेस करना होगा। जैसे कि अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि भैया महाराष्ट्र में ऑटो चलाने वाले कितने हैं? ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, 9.67 लाख का एक आंकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में हम मान लेते हैं 10 लाख ऑटो रिक्शे वाले हैं। भैया हमारे समाज के लोग भी है उसमें शामिल, बहुजन समाज के लोग भी शामिल हैं। तो भैया उनके लिए क्या पॉलिसी बननी चाहिए? एज ए मैं मिडिल क्लास आदमी हूं, मैं क्या सोचूं उनके लिए? तो ऑटो वाले की समस्या क्या है? भाई महंगाई बढ़ रही है, उसका पैसा कैसे बचे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट कितना है? 6 लाख करोड़ से ऊपर है। 10 लाख ऑटो वाले हैं, साल के 10,000 रुपए पर ऑटो अलोकेट करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं। उसमें से 2,500 रुपए उस ऑटो वाले को उस बैंक में मिलेगा, भैया आपका जो इंश्योरेंस करना है, पीयूसी करना है, आप करिए।
7,500 रुपए बैंक में डिपॉजिट हो गए 750 करोड़ रुपए। उससे जो ब्याज से पैसे मिलेंगे ना, हर एक विधानसभा में एज ए कोऑपरेटिव एक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट का, जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट मिले तो ऑटो वाले भाइयों को जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो 10% पार्ट सस्ते मिलेंगे। रिलीफ। हर साल 1,500 करोड़ का बजट, या सॉरी 1,000 करोड़ का बजट है, 750 करोड़ रुपए हर साल जा रहे हैं। 3 साल बाद कितना होगा? 2,100 करोड़ रुपए। उससे जो ब्याज आएगा उससे एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस सोल्यूशन कंपनी बन सकती है, जो ऑटो वालों को ऑटो खरीदने के लिए 4% पे लोन दे। भैया गवर्नमेंट कंपनी बनाने की बात कर रहा हूं, अभी तो हम कह रहे हैं कि भैया प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो भैया हमको सोचना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन हमारे किसी सेगमेंट के लिए सरकारी कंपनी कैसे बने 4% पे उसे ऑटो खरीदने के लिए लोन मिले, क्योंकि उसके 7,500 रुपए हर साल बन रहे हैं। 5 साल में 37,000, 10 साल में 75,000। एक ऑटो आएगा कितना? अभी 2 लाख का आता है, कल जाके 4 लाख का ही होगा। ठीक है। और 4% लोन, जस्ट एक पॉलिसी। हमारे मिडिल क्लास समाज को, हमारे गरीबों के लिए भी इसी तरीके से सोचना होगा, तभी आपको गरीबों का साथ मिलेगा। और एक एग्जाम्पल, भंडारा हमारा जिला है, उस भंडारा जिले को हम कहते हैं भैया धान का कटोरा। ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे बड़ी राइस मिल खड़ी करे, और अगर सबसे बड़ी राइस मिल खड़ी होती है तो क्या होगा? जो 21 रुपए किलो गेहूं है, किसानों को हम 24 रुपए किलो भाव गेहूं दे सकते हैं। राइस मिल से जो बाय प्रोडक्ट आता है उससे राइस ऑयल भी बनता है, और जो राइस टुकड़े हो जाता है उसके इथेनॉल भी बनाया सकता है। कंपनी प्रॉफिट में ही चलेगी और किसानों को ज्यादा पैसा भी मिलेगा, और जो राइस उस कंपनी से निकल रहा है उसकी जो एजेंसी देना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना है, उसमें 50% या CST OBC के लिए आरक्षण दो। ठीक है। तो इस तरीके की प्रेरणा 1951 के बाबा साहब के बनाए मैनिफेस्टो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से ली जा सकती है। हमारे पार्टियों ने कितनी ली, क्या ली, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनके मैनिफेस्टो नहीं देखे हैं। तो अब अगर लोग कहते हैं कि भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बराबर काम नहीं कर रहे हैं तो हमें अल्टरनेट क्या? ठीक है। और हमारे जो सवाल है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाती है तो भैया उसे हल कैसे किया जाए? तो उस पे क्या एक नई पॉलिटिकल थ्योरी बन सकती है, बहुजन थ्योरी और वंचित बहुजन थ्योरी के बाद। ठीक है। अब हमें डॉक्टर अंबेडकर के थॉट्स पता है। ठीक है। हमें कुछ कुछ पॉइंट वहां से पकड़ने पड़ेंगे। अब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बुक लिखी है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, और द बुद्धा एंड हिज धम्मा आप जब आप पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध का सामाजिक संदेश क्या है, वह वज्जनी लोगों को जो एडवाइस दिया था वह सामाजिक संदेश है। और उसमें पहला एडवाइस है कि भाई आप लोग मिलो, फ्रिक्वेंटली मिलो, तो आपकी उन्नति होगी और आप कभी पीछे नहीं आओगे। ठीक है। अब समझो हमारी एक बस्ती है, राउंड सोनबिबड़े सर का बस्ती है, वहां के लोग बुद्ध विहार में मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। चलो भाई हम अपने लोगों के लिए या हमारी समस्याओं के लिए कुछ सोचेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? अपने समस्याओं के बारे में खुद को एजुकेट कर रहे हो। और क्या सोच रहे हो? आपके बस्ती में ऑटो वाले भाई साहब है, उनके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए वो मैंने बताया। आप किसी ऑटो वाले का फीडबैक लो, वो मेरे से अच्छा आइडिया देगा। आप किसी किसान से पूछो, वो मुझसे अच्छा आइडिया देगा। मैंने PhD कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ही सबसे अच्छा आइडिया है। सबसे अच्छा आइडिया आप लोगों के पास है। ठीक है।
और जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो एजुकेशन के साथ, तब आप क्या करोगे भैया, एजिटेट करोगे। तो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज को इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो लोग इकट्ठा आ रहे हैं, खुद को एजुकेट कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं। जो बस्ती में आप जब मिलकर काम कर रहे हो, तो आपके बस्ती से जो आदमी निकल रहा है वो कल जाके कॉर्पोरेटर बनेगा, आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा। और एक बस्ती से दूसरे बस्ती और सभी कॉर्पोरेट, सभी नेताओं को जो लीड करेगा, वह भैया विधानसभा का इलेक्शन जीतेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही कहा है 1951 के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में, हमें 2 पार्टी सिस्टम चाहिए। भैया आने वाला अगला चुनाव में हमें 10 ही सीटों पे बिल्कुल 2 पार्टी सिस्टम की लड़ाई करनी है, अपना आदमी मजबूती से खड़ा करना है। दैट्स इट। वही हमारे लिए बहुत कामयाबी होगी। तो नई थ्योरी की क्यों जरूरत है? ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर के एक भाषण रानेडे, गांधी एंड जिन्ना के तरफ में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। उसमें एक लाइन है, द क्राइसिस कैन बी मेड बाय डिस्कवरी ऑफ न्यू वे। जब आप पे मुसीबत आती है तो आपको नया रास्ता खोजना पड़ेगा। अब जो मैंने नया रास्ता बोला, वज्जिनी लोगों का मॉडल, जो भगवान बुद्ध का संदेश है, बाबा साहब का एक कोट, द क्राइसिस कैन बी मेड बाय डिस्कवरी ऑफ न्यू वे। तो यह हो गई एक नई थ्योरी जो बस्तियों से निकल रही है, और इस थ्योरी को हम बोल सकते हैं अंबेडकराइट पीपल पॉलिटिक्स। ध्यान से देखिए, अब नेताओं की पॉलिटिक्स नहीं, अब जमाना आ चुका है कि अंबेडकरवादी लोग खुद पॉलिटिक्स करें। और उसका रेफरेंस डॉक्टर अंबेडकर के, सिर्फ मैंने 2 कोट रेफर किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के आप बुक पढ़िए, आपको 10 रीजन मिल जाएंगे, और यह नई थ्योरी आप बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि भाई हमारे लोग एक पैटर्न पे वोट करते हैं, बहुत समझदारी से करते हैं। अगर मैं 2014-2019 का इलेक्शन देखूं, और इस इलेक्शन में सिर्फ क्लैरिटी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि नागपुर में देश भर के लोग आते हैं धम्म दीक्षा के दिन, और सारे देश के लोग आपकी ओर आशा की नजरों से देख रहे हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई नई थ्योरी बनती है, जैसा कि मैंने बताया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी तक, सारी थ्योरी महाराष्ट्र में बनी, और आज नई थ्योरी की बात मैंने यहां रखी, और आपको और भी वक्तागण रख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो आज का यह कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है, और जब कभी अंबेडकरवादी राजनीति का आगे जाके इतिहास लिखा जाएगा, तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जरूर लिखा जाएगा। जय भीम।